प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिसे ब्रिटिश संसद द्वारा पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी ने एशियाई देशों के साथ व्यापार में बहुत अधिक मुनाफा कमाया। यूरोप के अन्य देशों में भी औद्योगिक क्रांति के विस्तार होने से भारत में, जो एशिया में एक प्रमुख बाजार था तथा कच्चे माल का प्रमुख उत्पादक था, कंपनी के अनेक प्रतिद्वंदी उत्पन्न हो गए। अपने व्यापारिक लाभ में वृद्धि करने तथा प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ विशेष राजनीतिक शक्ति और संरक्षण प्राप्त हो। अपनी विकसित आर्थिक स्थिति तथा मजबूत और अपराजेय नौसैनिक शक्ति की वजह से कंपनी ने न सिर्फ अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त किया बल्कि भारत में राजनैतिक संरक्षण और फिर 1765 तक आते आते राजनैतिक शक्ति भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध तथा बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध में विजय प्राप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनैतिक शक्ति प्राप्त कर लिया। अब कंपनी के व्यापारिक लाभ में अत्यधिक वृद्धि हुई। कंपनी का लाभांश 10% से बढ़कर के 12.5% हो गया। उसके अधिकारियों के बढ़ते आय ने न सिर्फ ब्रिटिश समाज के दूसरे वर्गों में ईर्ष्या उत्पन्न की, वरन वहाँ की राजनीति को भी प्रभावित करने तथा भ्रष्ट किया। कंपनी के एकाधिकार के कारण पूर्व के साथ व्यापार से वंचित अन्य व्यापारिक वर्ग तथा औद्योगिक समूहों ने लाभकारी भारतीय बाजार पर या भारतीय व्यापार तथा संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की। दूसरी तरफ ब्रिटिश संसद ने भी इस बात पर विधेयक पारित किया कि भारत से प्राप्त राजस्व को ब्रिटेन तथा ब्रिटिश लोगों के हितों के लिए खर्च किया जाए, ताकि उन पर टैक्सों या सार्वजनिक ऋणों के बोझ को कम किया जा सके। परिणाम स्वरूप इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के पारस्परिक संबंध तथा नीतियां प्रभावित, निर्धारित तथा पुनर्गठित होते रहे। कालांतर में ब्रिटिश संसद में एक के बाद एक अनेक विधेयक पारित होते रहे, जिनका परिणाम अनेक विधेयकों के रूप में या अनेक एक्ट के रूप में हमारे सामने आता है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक रूप से प्रतिबंध लगाने या ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद के अधीन लाने के लिए जो सबसे पहला एक्ट पास किया गया, उसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास हुआ। रेगुलेटिंग का अर्थ ही होता है रेगुलेट करना, नियंत्रित करना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के निम्नलिखित मुख्य प्रावधान हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन में परिवर्तन हुआ तथा उनकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार की निगरानी में आ गईं। इस अधिनियम की निम्नलिखित प्रमुख बातें हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया। इस एक्ट के द्वारा
कंपनी के संविधान में इंग्लैंड तथा भारत दोनों स्थानों पर परिवर्तन किया गया। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 निर्धारित की गई। ये 4 सदस्य थे क्लेवरिंग, बारवेल, मानसन और फिलिप फ्रांसिस। तीसरा पॉइंट है, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में अर्थात स्वामियों के अधिकरण में वोट देने के अधिकार को कम से कम 1000 पाउंड तक के आय वाले व्यक्तियों तक सीमित कर दिया गया। यानी जिनकी आय 1000 होगी वही वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यकाल को 1 वर्ष से बढ़ाकर के 4 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, डायरेक्टरों की संख्या 24 निर्धारित की गई, जिसमें से 25% प्रतिवर्ष रिटायर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, डायरेक्टर को यह आदेश दिए गए कि वे भारत से राजस्व संबंधी सभी पत्राचार वित्त विभाग के सामने तथा सैनिक और असैनिक प्रशासन संबंधी सभी पत्राचार राज्य सचिव के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट का कि सरकारी अधिकारियों, चाहे वे सैनिक हों तथा असैनिक हों, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट के ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे, लेकिन इस एक्ट में अनेक कमियां थीं कि इस अधिनियम के माध्यम से सर्वप्रथम कंपनी की गतिविधियों पर औपचारिक रूप से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। यद्यपि इसने एक ईमानदार शासन की आधारशिला रखी, तथापि इसमें अनेक त्रुटियां थीं। रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल तो नियुक्त किया गया, परंतु उस पर एक परिषद थी जिससे वह पूर्णतया असहाय था। यानी गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट तो किया गया, लेकिन उसे परिषद के सदस्यों पर निर्भर बना दिया गया कि वो उसके आदेशों के अनुसार चलेगा, क्योंकि बहुमत जिसका होगा उसके अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल को कार्य करना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो कर दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों को निर्धारित नहीं किया गया, उसका कार्य निश्चित नहीं किया गया और न ही अनुपालन किए जाने वाले कानून भारतीय अथवा ब्रिटिश परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के संबंध भी अपरिभाषित थे। इस प्रकार प्रशासनिक तथा न्यायिक विभाग के अधिकार क्षेत्र भी अस्पष्ट थे। गवर्नर जनरल को बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से एक कुशल प्रशासन स्थापित करने का प्रयास किया गया था, परंतु चूंकि इसे समस्याओं में अपरिचित अज्ञानता में बनाया गया था, अतः 11 वर्षों तक कार्य करने के उपरांत यह पूर्णतः असफल रहा। अब इस अधिनियम में जो कमियां थीं उसको दूर करने के लिए संशोधनात्मक अधिनियम 1781 पास किया गया। इस अधिनियम को इंडिया एक्ट 1781 भी कहा गया। इसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। प्रथम पॉइंट है, इसके द्वारा कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जिम्मेदार नहीं होंगे और सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं। इस एक्ट के द्वारा
सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को भी स्पष्ट कर दिया गया। तीसरा पॉइंट है, इसमें इस बात का प्रावधान था कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय और सरकार नियम तथा विनियम बनाते समय भारतीयों के धार्मिक तथा सामाजिक रीति रिवाजों का ध्यान रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भी प्रावधान था कि प्रांतीय न्यायालयों से अपील सपरिषद गवर्नर जनरल के पास की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद द्वारा बनाया गया नियम कानून अब सर्वोच्च न्यायालय के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं था। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, और इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसमें प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया, या कितने प्रतिशत लोग रिटायर होंगे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट बेटे आप लोग याद रखना। आप लोगों को यूजीसी नेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफल बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। थैंक यू।